मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा झूठन लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम जानते हैं कि झूठन से यहाँ क्या तात्पर्य है, यानी कि बचा हुआ खाने से यहाँ तात्पर्य है, जिसमें लेखक ने अपनी अभिव्यक्ति, अपनी आत्म अभिव्यक्ति को दर्शाया है। आत्मकथा का अर्थ स्वयं पर लिखा दस्तावेज, यानी कि अपना निजी रूप में जो जो पल, समस्याएं, संघर्ष, द्वंद, पीड़ा, वेदना को झेला है, उसका यथार्थ रूपी चित्रण करना आत्मकथा के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मकथा एक तरह से स्वतंत्र गद्य की विधा है और इसमें व्यक्ति जीवन से घटित घटनाओं का ब्यौरा रचना के माध्यम से, यानी कि मौलिक रूप से आपके समक्ष रखता है। लेखक का परिचय। यहाँ लेखक का परिचय मैं संक्षिप्त रूप में देने जा रही हूँ। 30 जून 1950 मुजफ्फरपुर जनपद के बरला गांव में एक अभावग्रस्त चूड़े यानी कि भंगी परिवार में हुआ। निम्न और अभावग्रस्त होने पर भी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जैसे तैसे शिक्षा ग्रहण की। फैक्ट्री में काम करते हुए आगे की शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। इन्होंने अधिकतर गद्य की सभी विधाओं में अपना लेखन अपनाया और उसमें सफलता भी हासिल की। पर इनके जीवन में अनेक प्रकार की पीड़ा, वेदना रही, जिसके कारण अनेक समस्याओं का इन्होंने सामना किया। आत्मकथा सार और मूल संवेदना। जैसे कि आत्मकथा की कहानी को दर्शाया गया है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से वह कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसे पहलू दर्शाए गए जिसमें बहुत ही त्रासदी, बहुत ही यातनापूर्ण अत्याचार, तिरस्कार, अपमान को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने बचपन से लेकर आगे के जीवन तक झेला। उसी का मार्मिक चित्रण आत्मकथा के रूप में आपके समक्ष रखा है। कहा आत्मकथा का सार। ओम प्रकाश वाल्मीकि का घर चंद्रभान तगा में था। उसके आसपास कुछ मुसलमान और जुलाहो के घर भी थे। चंद्रभान तगा के सामने एक छोटी सी जोहड़ी यानी कि जोहड़ भी था और उसके आसपास चारों ओर बस्ती एक थी, जिसमें जोहड़ी यानी कि नाम का एक जैसे डिब्बों वाली जैसा होता ना, क्या हम मोहल्लों के नाम दे देते, तो वहां पर डिब्बों वाली एक तरह से नाम दिया गया था उस जोहड़ी को। उसी परिवेश में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन एवं परिवार एक तरह से बीतते हुए दिखाई देता है। परिवार में हम देखते हैं संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे और उन संयुक्त परिवार के आधार पर ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जीवन है उसको भी दर्शाया गया है। वाल्मीकि का जो परिवार है वह काफी एक तरह से विस्तृत रूप बताया गया था, जिसमें 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा और एक ताऊ का परिवार भी रहता था और परिवार में सभी लोग एक तरह से कमाने वाले थे, पर घर की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। कई बार हम देखते हैं कमाने वाले भी बहुत होते हैं, पर उस कमाने में भी हम देखते हैं कि बहुत कम आय होती है, जिसके कारण परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है। 2 वक्त की रोटी एक तरह से पकाना भी काफी कवायद वाला कार्य होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी अभावग्रस्त रूप में वाल्मीकि का जो परिवार है वह अपनी पीड़ा का भयावह रूप यहाँ पर दर्शाता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि किस तरह से तगाओं के घर, यानी कि तगाओं से परिवार, यानी कि उच्च कोटि के परिवार, उच्च कोटि से यहाँ तात्पर्य पैसे वाले, सभी काम करने पड़ते थे और साथ ही हम देखते हैं कि रात बेरात बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार से यहाँ कार्य करना पड़ता था, पर उस कार्य को करने के लिए भी देखते हैं कि ओवर टाइम चार्ज के रूप में कहते हैं, पर उस रूप में उन्हें पैसे नहीं मिलते थे और जितने मिलते थे उसे गुजारा करना काफी मुश्किल होता था। किसी भी काम को एक तो ना नहीं कह सकते थे। अत्याचार और गाली गलौज तो जैसे जन्मजात
ही लिखवा कर लाए हों। हमें यानी कि वाल्मीकि के परिवार को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। हमें हमारे नाम से नहीं बोला जाता था। बोला भी क्या जाता था? चूड़े, अबे चूड़े, यानी कि बड़ा है तो चूड़े कह के संबोधित किया जाता था, और अगर छोटा कोई बोल रहा है तो उसे अबे चूड़े के नाम से पुकारा जाता था। यानी कि नाम से भी इतनी त्रासदी भरी जीवन को वाल्मीकि के परिवार ने जिया था। भेदभाव की पीड़ा, हम देखते हैं कि भेदभाव हर रूप में हमें दिखाई देता है। वैसे तो आज हमें सरकार द्वारा अनेक प्रकार के अधिकार मिले हैं, पर अधिकार मिलने से पहले की हम लोग यहाँ पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उस समय स्वतंत्रता मिली ही मिली थी, और ज्यादा लोग शिक्षित नहीं थे तो उन्हें स्वतंत्रता, समानता या जितने भी अधिकार मिले हैं, जितने भी कर्तव्य बोध मिले हैं, उनकी जानकारी यानी कि जागरूक नहीं थे, जिसके कारण अनेक प्रकार की पीड़ा का झेलना पड़ा। तो वहां पर वह भेदभाव की पीड़ा का जो रूप है वह भी झेलते हुए दिखाई दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि से हम प्राचीन काल की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि ब्राह्मणों और जो नीचे तबके के लोग होते थे, काफी उसमें असमानताएं दिखाई देती थी। तो भेदभाव की जो अभिशाप है, पीड़ा है, उसको भी वाल्मीकि परिवार ने काफी हद तक झेला। और उस झेलने के स्वरूप में हम देखते हैं कि कितनी यातनापूर्ण एक तरह से जीवन क्रम रहा है। भेदभाव इतना कि इंसान का होना भी एक अभिशाप लगता हुआ दिखाई देता है। पात्र ईसाई नामक सेवक राम मसीही एक तरह से उनके मोहल्ले में रहते थे, मोहल्ले में वह रहते थे, और बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी एक तरह से करते थे, क्योंकि हमारे लिए कोई स्कूल तो था नहीं, क्योंकि जल्दी से स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है। और ये 1950 के आसपास की बात यहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर भेदभाव या इस तरह की जो कुरीतियां थी समाज में एक भयंकर रूप में कार्य कर रही थी। तो उनके लिए कोई स्कूल नहीं था, बहन को पढ़ाने का सवाल भी पैदा नहीं होता, क्योंकि पहले हम देखते हैं जो शिक्षा एक तरह से दी जाती है तो एक तरह से लड़के को यानी कि युवक को ही दी जाती है, क्योंकि वह कमाने वाला का रूप वहां पर लेने वाला था। लड़कियों को उतना पढ़ा लिखाया नहीं जाता था, जिसके कारण वह अनेक प्रकार की त्रासदियां भी झेलते हुए दिखाई देती थी, और एक तरह से पाप समझा जाता था। तो सेवक राम से पिता ने गुजारिश करके स्कूल भेज दिया। सेवक राम से पिता की लड़ाई हो गई, जिसके कारण वह उसे स्कूल से बाहर की ओर एक तरह से मार्ग दर्शा दिया। कहने का तात्पर्य, जब हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वहां पर आपसी संबंध खराब हो जाते हैं, जिसके कारण जिस एहसान को किया जाता है वो एहसान वापस ले लिया जाता है। ऐसा ही ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। जब सेवक राम के साथ संबंध मधुर थे तो उन्होंने स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, पर जैसे ही संबंध देखते हैं कि खराब हुए तो स्कूल से भी बाहर की ओर रास्ता दिखा दिया। पिता ने प्राइमरी एक तरह स्कूल के अध्यापक हरफुल सिंह से मिन्नतें करके जैसे तैसे स्कूल में दाखिला कराया। स्वतंत्रता के बाद अछूत के लिए स्कूल के द्वार खुल तो गए, लेकिन लोगों के मन में कोई परिवर्तन नहीं। सरकार ने किसी तरह से सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें समान अधिकार दिए, पर लोगों की जो मंशा है, लोगों के मन में जो भेदभाव की जो रीतियां बसी हुई है, उन्हें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम था। तो उस मुश्किलों से लड़ते हुए वाल्मीकि ने एक तरह से स्कूल में दाखिला तो ले लिया, पर दाखिला लेने के बाद जैसे कहते हैं कि दुखों का पहाड़ सर पे टूट जाना, वह उस पर पड़ा। कक्षा में सबसे अलग अलग लेकर उपलब्ध होती थी, तो वहां पर भी उसे चटाई पर बैठने था। और किसी भी उच्च संपन्न परिवार के पास बैठना तो काफी मुश्किल भरा था, उसे कोने पर बिठा दिया जाता था। पढ़ने की उत्सुकता के कारण सब चीजें इंसान एक तरह से झेल लेता है। संपन्न परिवार के बच्चे चूड़े कहकर बुलाते और चिढ़ाते थे। जीवन जीना बड़ा ही कष्टमय हो गया था। ये यातना और पीड़ा
ने मन पर काफी प्रभाव डाला। इस तरह की अगर चीजें हमें देखने को सुनने को मिलती है तो ये हमारे जीवन से कभी भी इसका जो प्रभाव है नहीं जाते हुए दिखाई देता है। हमेशा उस चीज को उस यातना को एक तरह से बढ़ाते हुए दिखाई देता है। पानी पीने के लिए भी कवायद करनी पड़ती, यानी कि पानी पीने के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। जहाँ पर और बच्चे पानी पीते हैं वहां पर उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। इस स्कूल में इस तरह का भेदभाव एक तरह से नहीं होना चाहिए, पर हम देखते हैं कि पहले के स्कूलों में इस तरह की कवायद के लिए काफी आधार प्रस्तुत किए जाते थे, जिसके कारण ये त्रासदी झेलनी पड़ी। हैंडपंप को छूने नहीं दिया जाता था। अगर गलती से छू भी लिया हो तो जमकर पिटाई की जाती थी और अनेक रूपों में उसे अनशंट बोला बुरा भला बोला जाता था। सभी चाहते थे कि स्कूल में ना पढ़े, वही कार्य करें जो ये करते हुए आए हैं। मेरे दोस्त यानी कि वाल्मीकि के दोस्त, मैं शैली में लिखा गया है क्योंकि आत्मकथा है। मैं मेरे दोस्त राम और सुखन सिंह जो जाति से चमार और झिंवर थे, जैसे तैसे उन्होंने स्कूल की शिक्षा को आगे बढ़ाया। बरला गांव के कुछ मुसलमान त्यागी थे, उन्हें भी तगा कहा जाता था। यानी कि दोनों, चाहे संपन्न परिवार हो या मुसलमान के जैसे परिवार हो, तो उनमें भी उनको संपन्न रूप में ही एक तरह से माना जाता था। यहाँ पर अपमान की जो त्रासदी है वह देखने को मिलती है। हिंदू के साथ साथ मुसलमानों का व्यवहार भी हमारे प्रति ठीक नहीं था। कभी कभार साफ सुथरे या अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल चले जाते तो रास्ते में स्कूल में जीना इतना दुर्भर हो जाता था कि अनेक प्रकार के कटाक्ष ताने सहने पड़ते थे। अच्छे कपड़े पहनते तो भी सुनना पड़ता था और खराब कपड़े पहनते तो दूर रहने की एक तरह से तकलीफ सहनी पड़ती। चौथी कक्षा में हेडमास्टर विशंबर सिंह की जगह कलीराम आ गए। तब से उल्टी गिनती यानी कि बुरे दिन की शुरुआत हो गई। हर बात पर पिटाई की जाती थी। सुखन और मेरी, यानी कि दो, यानी कि वाल्मीकि की और सुखन की पिटाई और गाली लगातार ही सुननी पड़ती थी, जैसे कि हम उसे लिखवा कर लाए हैं। कलीराम ने ओम प्रकाश को पूरा स्कूल साफ करने और उसके बाद ताने देते हुए कहा, तेरा काम तो यही था। और यह काम उसे लगातार 2 या 3 दिन करना पड़ा। छोटा सा बच्चा, चौथी क्लास में हम देखते हैं कि मुश्किल से 8-10 साल का बच्चा होगा जिसके जिससे पूरे स्कूल की सफाई की जाती थी। यहाँ पर लेखक ने अपनी संवेदना का जिक्र किया है और संवेदना में वेदना छुपी हुई है। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। एक दिन पिता ने ओम प्रकाश को स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाते हुए देख लिया और झाड़ू लगाकर जिस तरह से वो लगा रहा था भरी दोपहरी में, तो पिता का हृदय एक तरह से उथल पुथल हो गया, आग बबूला हो गया। शांति से वाल्मीकि की बात सुनी और उसके बाद मास्टर कलीराम के पास जाकर बात की, जिसके कारण वो बात इतनी जिद बहस में बदल गई और इतना लड़ाई झगड़े में हो गई कि कलीराम ने ओम प्रकाश के पिता को गाली गलौज कर बाहर का रास्ता दिखाया और वाल्मीकि को भी स्कूल से निकाल दिया। इस बात से परेशान होकर पिताजी तगा परिवार की ओर गए और वहां पर अपनी समस्या रखी। सभी तगाओं ने बात तो सुन ली, पर किसी ने भी उसके पक्ष में सहमति में अपनी हामी नहीं भरी और ना ही कलीराम को कुछ कहा। पिता ने हार नहीं मानी, लगातार यह प्रयास जारी रखा और आखिरी उम्मीद लेकर अपने सुबह के समय प्रधान सगवा सिंह के यहाँ पहुंच गए और अपनी पीड़ा और अपने बेटे की समस्या को वहां पर रखा और उनके आगे गिड़गिड़ाकर कहा कि इसे पढ़ने की अनुमति दे दी जाए। प्रधान जी के कहने पर पिताजी ने मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया। स्कूल गया और वहां कलीराम मास्टर से एक तरह से रूबरू भी हुआ, पर उन्होंने
नहीं कहा। पर उनकी जो आंखें हैं, उनका जो हाव भाव है, वह हमेशा मुझे तिरस्कृत भावनाओं से, तिरस्कृत आंखों से देखता हुआ दिखाई दिया। घर के अधिकतर सदस्य तगाओं के घर में कार्य करते थे और उनके कार्य करने में, हाँ, एक तरह से पूरा दिन ही लग जाता था और उसके बाद भी उतनी आय नहीं मिलती थी जितने वह एक तरह से पक्ष में रखते हुए दिखाई देते हैं। बचा कुचा जो भी खाना जूटन के रूप में होता वह उन्हें दे दिया जाता था। शादी ब्याह या उत्सव के लिए त्योहार के बराबर होता। और जब भी किसी भी तगाओं के घर में शादी ब्याह होती तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो परिवार है वह घर के बाहर, यानी कि दहलीज के बाहर बैठ जाते और जो भी वहां पर खाने पीने की व्यवस्था होती, सब लोग खाना पीना करके जो पत्तल है वह बाहर टोकरे में फेंकते, या ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ वहां पर के साथ बैठी हुई होती तो उसको दे देते, तो उसमें से झूठन निकाल कर वह अलग अलग अपने झोलों में रख लेते और घर जाकर उसे खाते पीते। एक दिन वाल्मीकि की माँ ने तगाओं के घर में बड़े तगा से बात की और कहा कि बच्चों का मन भी है कुछ पूरी हलवा खाने का। तो तगा जो था वह उस पर भिनभिनाया, चिल्लाया, गुस्सा किया और कहता कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुम चूड़े हो और चूड़े को झूठन ही दी जाती है, और उन्हें धिक्कार कर एक तरह से दरकिनार किया। उस धिक्कार को मां सहन नहीं कर पाई और तगा के सम्मुख ऊंचे स्वर में, कर्कश स्वर में वह बोल गई कि हम निम्न परिवार से जरूर है, पर हम बेइज्जती या इस तरह की भत्सरना सहने के लिए नहीं है। तो काफी रोष वहां पर वह प्रकट करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद वह वहां से चली जाती है और दोबारा उस दहलीज पर वह कदम नहीं रखती। समय बीतता है और बीतने के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी बाल्य अवस्था में से लेकर युवा अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें वह अपने पुराने बीते दिनों की वेदना को देखते हैं, सोचते हैं, तो वह वेदना काफी भयावह होती हुई दिखाई देती है। कुछ समय बाद मेरे घर में त्यागी का पोता, मेरा मित्र सुखदेव आया और सुखदेव ने मेरी पत्नी के हाथ के बने खाने की एक तरह से तारीफ की, जिससे मेरा मन सोचने के लिए बाध्य हुआ, क्योंकि हम देखते हैं पुरानी स्मृतियां जो हमारे साथ घटित हुई है उसे हम भूलते नहीं है, वह हमें पास की तरह चुभती हुई दिखाई देती हैं। और हम देखते हैं कि जिस तरह से समाज वर्गों में बटा हुआ है और उस वर्ग में हम नीचे तबके के रूप में आते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर भेदभाव की जो त्रासदी है, सीमा है, वह काफी कष्टदायक होती है। और उस कष्ट में व्यक्ति या तो आत्महत्या कर लेता है या संघर्ष के रूप में अपने आप को जीते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने झूठन के द्वारा अपनी आत्म पीड़ा, अपनी वेदना का जो मर्म है वह प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।